IIC यानी कि इंटरनल। दूसरी तरफ भी एलर्जी में ऐसा क्या हो गया कि हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, है ना मेरे बच्चों। चलो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि लगभग पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। और आज ये हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम थोड़ा सा चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को फिर ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपने कुछ इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना जो कि आने वाले टाइम में आई होप कि बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे। और वो तो तुम करते ही हो, है ना। चल आज पढ़ाई करते हैं बेटा। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या, CO2 का ट्रांसपोर्ट एंड O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है, किस तरीके से, कितने परसेंटेज ऑफ गैसेस प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही हैं, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन पर बाइंड कर रही हैं, और अगर स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो ट्रैवल करती है एज अ बाइकार्बोनेट आयन। समझ पा रहे हो। आरबीसी के अंदर भी एंजाइम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा अमाउंट में होता है और कुछ अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो इस एंजाइम की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है और किधर कम है, इसको लेकर के भी खूब सवाल पूछा जाता है मेरे बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है हमने कह तो दिया कि जब कंडीशन नॉर्मल होगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा। जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, माने रेट ऑफ ब्रीदिंग कब बढ़ेगा, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है बेटा वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे कि हमारे यहाँ टॉप फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो, जो कि हमारी बॉडी में सर्व करेगा एज अ एनर्जी। तो उस एनर्जी को बनाने के लिए तेज़ी में माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलेगा। तेज़ी में माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलेगा तो मेरे बच्चों वहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी ऑक्सीजन कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। समझ पा रहे हो। यस, जिससे कि फटाफट 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 ऑक्सीजन आए और उसको यूज करके हम फटाफट 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 ATP का प्रोडक्शन कर सकें। लगी बात समझ। ठीक है, तो अब देखो जरा, जब अगर बात करेंगे हम ब्रीदिंग कंट्रोल की, रेस्पिरेशन कंट्रोल की, तो ये दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। और जो पढ़ते हैं चलो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जब हम बेटा बात करेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की तो एक टाइप का होगा, दो टाइप का। ठीक है, तो पहला तो हमारा होता है न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, नो डाउट यहाँ पर नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करेगा? नर्वस सिस्टम। यस, और दूसरा क्या होता है? केमिकल कंट्रोल। कौन सा? केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होगा? केमिकल कंट्रोल में हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स को सेंस करके पता लगाया जाएगा कि भैया क्या जो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। तो यहाँ पर दो होंगे, पहला CO2 और दूसरा H+ आयन। इनको यूज करके, इनको सेंस करके हम जानेंगे कि हमें ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, अदरवाइज नॉर्मल रखना है। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम न्यूरल वाले की बात करें तो देखो जरा, चलो अब न्यूरल वाले की बात करते हैं। न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मेरे बच्चों, न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल जैसे ही ब्रीदिंग का नाम होगा वैसे ही तुम ब्रेन के दो पार्ट याद करोगे, पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला। जिन लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है उनको पता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो ज़रा सा देखो, अगर साइड से हमारा ब्रेन देखा जाए तो कुछ यूं स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला पूरा फोरे ब्रेन है, यहाँ छोटू सा बीच में मिड ब्रेन होता है, और ये हाइंड ब्रेन। ये वाला पार्ट है पॉन्स। क्या है? पॉन्स। ये क्या है?
मेडुला, और इसी के पीछे यहाँ पर होता है सेरिबेलम। क्या होता है मेरे बच्चों? सेरिबेलम। यही मेडुला नीचे कंटिन्यू होकर के स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है कि इस तरीके से हमारे ब्रेन का साइड भी, जैसे कि हम ऐसे करें तो इधर से देखेंगे, इधर से ऐसे ऐसे, तो इधर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा सीएनएस नज़र आएगा। सीएनएस माने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़रा, देखो ज़रा, इतने पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला मेरे बच्चों। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो ज़रा, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। अगर ऐसे करके पॉन्स बनाया जाए और ऐसे मेडुला, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। ठीक है, 2 इधर हैं पॉन्स में और 2 इधर हैं मेडुला में। ठीक है, पॉन्स में एक का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरे का नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। कौन सा? एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर हम ऐसे खड़े हों, ऐसे ऐसे, तो ये बॉडी का डॉर्सल सरफेस, ये बॉडी का वेंट्रल सरफेस, तो एक ऐसा ग्रुप जो डॉर्सल साइड में है उसे हम कहते हैं डीआरजी। डीआरजी माने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या है? ये है वीआरजी। वीआरजी, वीआरजी माने वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। लगी बात समझ? लगी बात समझ? यस, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ज़रा, देखो ज़रा, डीआरजी के कंट्रोल में वो वाली मसल्स हैं जो हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन? डायाफ्राम, तुमको सिखाया था, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। समझ पा रहे हो? जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो यही 2 मसल्स इन्वॉल्व होंगी, आईआईसी यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, फिर वीआरजी के कंट्रोल में कौन सी मसल है जो फोर्स्ड ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स्ड ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल, और तुमको सिखाया था कि जब ताकत लगाएंगे तो हमारा एब्डोमेन एंड हमारे नेक की मसल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं नालायकों, यानी कि एब्डोमेन एंड नेक की मसल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग में। आई बात समझ? ठीक है, चलो। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसको स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा रेस्पिरेशन की रेट को लो करता रहता है कि अननेसेसरी तरीके से रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट बढ़ ना पाए। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, न्यूमोटैक्सिक डीआरजी को कैसा सिग्नल देगा? नेगेटिव। कैसा सिग्नल देगा? नेगेटिव। बोले हाँ, अननेसेसरी ब्रीदिंग रेट बढ़ना नहीं चाहिए, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, डीआरजी के कंट्रोल में कौन सी मसल्स हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग, ये भी सिग्नल नेगेटिव कि ना भाई ना 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 ना। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी तरीके से रेस्पिरेशन नहीं बढ़ाना। ठीक है, अब देखो, कुछ तो बॉडी में ऐसा हुआ, तुमने क्या किया? दोस्त को चढ़ा पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, अब दोस्त भी सामने से वो उसका ईगो हर्ट हो गया, बोले ऐसे कैसे? दोस्ती में इतना तो ठीक था, लेकिन इतना तो मार नहीं खाऊंगा मैं। उसने भी तुमको पीटना शुरू कर दिया। अब देखो एकदम बाल पकड़ के ऐसे एकदम ताकत लगी जा रही है, तो बताओ ज़रा, ताकत का यूज़ हो रहा है? यस, एटीपी चाहिए। यस, तो क्या होगा? सांस बढ़ना, उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो अब कौन इन्वॉल्व होगा? एपन्यूस्टिक सेंटर। कौन इन्वॉल्व होगा नालायकों? एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है। ठीक है, एपन्यूस्टिक ने डीआरजी से कहा कि बढ़ाओ बढ़ाओ, रेस्पिरेशन बढ़ाओ। डीआरजी कह रहा कैसे बढ़ाएं? जिनसे हम फोर्स्ड ब्रीदिंग कराएंगे वो मसल तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कैसे बढ़ाएं? तो तुरंत फ़ोन लगाया, किसको? वीआरजी को। डीआरजी फ़ोन लगाता है किसे?
VRG को कैसा सिग्नल, पॉजिटिव, बोले बड़ा 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 काम करो, सिग्नल आया पीछे से, ठीक है, तुरंत VRG पॉजिटिव सिग्नल भेजता है IIC एंड एब्डोमेन एंड नेक की मसल्स को, और फोर्स वाली ब्रीदिंग शुरू हो जाती है नालायक को। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये है कौन सा कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा आप कंट्रोल रह गया हमारा, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, केमिकल कंट्रोल, ठीक है। सॉरी। अब केमिकल कंट्रोल में क्या होगा, यहाँ पर CNS के थ्रू भी होगा मेरे बच्चों और PNS के थ्रू भी होगा, CNS के थ्रू भी होगा और PNS के थ्रू भी होगा, ठीक है। और दोनों में ही सेंस किया जाएगा CO2 एंड प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को, ठीक है, वाया कीमो रिसेप्टर्स। अब ये कीमो रिसेप्टर्स CNS में कहाँ पर लगे हैं, तो मेडुला रीजन में। कहाँ लगे हैं, मेडुला रीजन में। यही कीमो रिसेप्टर्स PNS में कहाँ लगे हैं, तो ये लगे हैं कैरोटिड आर्टरी में और आयोटिक आर्क में। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर सेंस करते हैं कि जैसे ही बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा नालायकों, ये ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने का सिग्नल देंगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 बन चुका है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसको बॉडी से बाहर फेंकने की ज़रूरत है, माने ब्रीदिंग रेट बढ़ाया जाए। समझ पा रहे हो, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, जैसे ही दूसरी तरफ भी प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तुरंत वो भी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तुरंत उसको भी सेंस करके ब्रीदिंग का रेट बढ़ा जाएगा कि भैया ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो, यस मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ केमिकल, ये हुआ न्यूरल। अब पढ़ते हैं NCERT। आ जाओ। NCERT मैया क्या कह रही हैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, यस। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, बिल्कुल सही बात है, टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ओह सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। Yes, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center, ठीक है। ये वही हैं DRG and VRG, ठीक है। Primarily responsible for the regulation, another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic can moderate the function of the respiratory rhythm center, ठीक है। Neural signal from this center can reduce, देखो रिड्यूस कर देगा कौन, न्यूमोटैक्सिक रिड्यूस कर देगा, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेशन रेट, बिल्कुल सही बात है। कीमो सेंसिटिव एरिया, अच्छा यहाँ पे एपनोस्टिक की बात नहीं की है क्या, कोई बात नहीं। कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2, ठीक है। रिदम सेंटर के पास ही होंगे, और रिदम सेंटर माने DRG और VRG कहाँ थे, मेडुला में। कहाँ थे, मेडुला में। तो वहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं नालायकों, सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ के तो आदमी कभी सीख ही ना पाए कि क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमने तो सीख लिया बेटा, हमने सीख लिया। Increase in these substances can activate the center, which in turn signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated, ठीक है। Receptors associated with aortic arc and carotid artery also recognize CO2 and proton, ठीक है, ठीक है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इट क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को सेंस नहीं किया जाएगा, CO2 के बहुत ज़्यादा प्रेजेंस को सेंस किया जाएगा नालायकों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जब पढ़ोगे ना तुम कहोगे अरे ब्रीदिंग की बात हो रही है, ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट बता रहा है, बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही होगा नालायकों, ठीक है। चलो अब बारी आती है डिसऑर्डर्स की, किसकी बारी आती है, डिसऑर्डर्स की। चलो
अब इसको मिटाते हैं और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि आखिर क्या होते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, तो जब कोई भी सिस्टम ठीक से काम ना करे, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो ना करे, यानी कि बीमारी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। क्या कहते हैं नालायकों? डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर इज अस्थमा, है ना? क्या? अस्थमा। कैसे होता है अस्थमा? तो अस्थमा का जो एक बेसिक चीज याद करोगे अस्थमा के लिए, वो क्या है? एलर्जी। ए फॉर अस्थमा, ए फॉर एलर्जी। ठीक है, एलर्जी से ही होगा अस्थमा। ठीक है, अब देखो जरा, एलर्जी में ऐसा क्या हो गया कि अस्थमा डेवलप हो गया नालायकों? देखो जरा कोई भी एलर्जन, मान लो हमें धूल से एलर्जी है, तो हमारे लिए जो डस्ट पार्टिकल है वो काम करेगा एज अ एलर्जन। किसकी तरह काम करेगा? एज अ एलर्जन। और एलर्जन जाकर के हिट करता है मास्ट सेल को। कौन सी सेल? मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल जैसे ही स्टिमुलेट होती है वो रिलीज कर देती है हिपेरिन, ओ सॉरी हिस्टामिन। हिस्टामिन, ठीक है, क्या रिलीज कर देती है? हिस्टामिन। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या होता है? वेजोडाइलेटर। क्या होता है? वेजोडाइलेटर। और वेजोडाइलेशन जैसे ही होगा इन्फ्लामेशन होगा। वेजोडाइलेशन जैसे ही होगा इन्फ्लामेशन ट्रिगर करेगा। ठीक है, अब देखो, जब मान लो ये हमारा ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, देन ये ब्रोंकाई, देन ये ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे इतनी ल्यूमेन मिल रही है हवा जाने के लिए। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। अब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई। ये सूज के इतनी बड़ी हो गई इधर, ये सूज के इतनी बड़ी हो गई इधर। ठीक है, अब देखो जरा, मिलने वाली ल्यूमन फॉर द पैसेज ऑफ द एयर कम हुआ या फिर नहीं हुआ? यस। तो जो अस्थमा का पेशेंट है, एलर्जी की वजह से क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, जिससे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की ल्यूमन छोटी हो गई है, क्योंकि उसके अंदर की जो एपिथेलियम है वो स्वेल कर गई है, सूजन आ गई है। बिल्कुल देसी भाषा में बोला जाए तो, समझ पा रहे हो? अब देखो, जब किसी पतली सी जगह में से होकर के आवाज निकलती है तो ऐसे, अस्थमा वाले पेशेंट जब सांस लेते हैं तो ऐसे विस्लिंग की जैसी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? विस्लिंग, सीटी बजाना। क्यों? क्योंकि भैया बहुत कम जगह से होकर के हवा निकल रही है, जिसकी वजह से वहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो देखो जरा, अब तुमने देखा होगा कि लोग अस्थमिक पंप का यूज करते हैं। किसका? अस्थमिक पंप का। अस्थमिक पंप में भरे होते हैं डायलेटर्स। क्या भरे होते हैं? डायलेटर्स, जो यहाँ पर काम करेंगे और इसकी ल्यूमेन को चौड़ा करा देंगे। क्या करा देंगे? चौड़ा करा देंगे। तो साइड में भैया सूजे रहो ऐसे, ल्यूमेन हमें फिर भी मिल गई इतनी सी, तो जिससे कि अस्थमिक अटैक में क्या मिलता है? आराम मिलता है। समझ पा रहे हो? यस मेरे बच्चों, आ जाओ। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग। व्हीजिंग माने वही विस्लिंग, सीटी बजाना, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से। किसकी वजह से नालायकों? एलर्जी की वजह से। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या होता है? आ जाओ, जो लोग बड़ा सुट्टा फूकते हैं, क्या फूकते हैं? सुट्टा है ना मेरे नालायक बच्चे? कोई भी टर्म याद होना हो लेकिन तुमको सुट्टा जरूर मालूम होगा। ठीक है, चलो, ये एल्वियोलाई है, ये इसकी सेल्स हैं। ठीक है, यस, चलो न्यूमोसाइट्स हैं। ठीक है, अब देखो जरा, सुट्टा पिया बेटा, सुट्टा, यस दिस इज सुट्टा। सुट्टे का धुआं अंदर आया, इधर 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 इधर, सारी की सारी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई की सारी सेल्स में उसने इफेक्ट किया। ठीक है, अब बेचारी ये सेल कैसी थी? कमज़ोर थी। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ये सेल कैसी थी? कमज़ोर थी। अब इस सेल का क्या हुआ? डैमेज हो गई। तो देखो ज़रा, ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न के लिए हमको ये खूब सारा सरफेस एरिया मिल रहा था ना, लेकिन अब यहाँ की सेल तो चली गई, तो ये वाला सरफेस एरिया
कम हो गया। अब क्या गारंटी है कि एक ही सेल डैमेज हुई होगी, हो सकता है ये वाली भी डैमेज हो गई हो, तो उनका भी जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो गया फॉर द ऑक्सीजन डिफ्यूजन। समझ पा रहे हो? जब ऑक्सीजन के डिफ्यूजन का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो बताओ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी बात, यहाँ से कैंसर भी बन सकता है। एक सेल खराब हुई, इस बगल वाली सेल ने सेल बना करके लगाई, फिर सुट्टा फूक लिया बेटा, फिर ये वाली सेल डैमेज हो गई, फिर इसने बना के लगाई, फिर डैमेज हो गई, फिर बना के लगाई। एक टाइम पर ये वाली सेल खींच जाएगी, झुंझला जाएगी, बोले हैं बार बार डैमेज हो रहा है, बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि कैंसर डेवलप ही होता है रिपेयरिंग टिश्यूज़ में। बार बार कहीं किसी भी टिश्यू में डैमेज हो रहा है, बार बार उसे रिपेयर करना पड़ रहा है, तो उस टिश्यू में कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमारा लिखा हुआ वापस आएगा या नहीं, अब हम ये देखेंगे। टन 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 टन, यस आ गया। चलो ला 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 ला। एम्फाइसीमा के लिए क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं एम्फाइसीमा के लिए? इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, माने धीरे धीरे होने वाला, ठीक है, इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉज इज दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। यस मेरे बच्चों, क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लास्ट हमारा लास्ट। चलो, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, हम जो काम कर रहे हैं उसी से हमें समस्या होने लगे तो दैट आर नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। जैसे कि टीचर्स जो चॉक एंड डस्टर से पढ़ाते हैं, समझ पा रहे हो, तो उनके जो लंग्स में है वो चॉक के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो इनहेल कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें चालकोसिस हो जाता है। क्या होता है? चालकोसिस हो जाता है। धूल मिट्टी में रह रहे हैं, सिलिका कहते हैं अंग्रेजी में, सिलिकोसिस हो जाता है। क्या होता है? सिलिकोसिस। तो हमारे काम करने की जगह पर ही, उन काम करने की चीज़ों से ही, हमारे ऑक्यूपेशन से ही हमको जब डिसऑर्डर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। चलो आ जाओ, कौन कौन से हैं देखो ज़रा। जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, यस, एंड दूसरा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे बेटा, हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट से हो जाएगा, सिलिका डस्ट से हो जाएगा। जैसे कि चालकोसिस, चालकोसिस चॉक डस्ट से हो जाएगा, चॉक डस्ट से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एबेस्टोसिस, ठीक है, ये एबेस्टोस की डस्ट से हो जाएगा, एबेस्टोस की डस्ट से हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। यस, ये लाइन याद कर लेना, ये स्टेटमेंट में खूब तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों, यस, ठीक है। तो हमारा चैप्टर होता है समाप्त। एंड क्लैपिंग फॉर अस, मुझे पढ़ाने के लिए और तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस, और तुम भी वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओगे और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। चलो बाय बाय।